Hello students, now we are going to discuss relation between real depth and apparent depth. आपको पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम डेंसर मीडियम में रखते हैं, जैसे आप किसी बाल्टी में पानी भर करके और उसमें देखते हो तो ऐसा लगता है कि उसका बॉटम जो है कुछ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, यानी जो एक्चुअल डेप्थ है बॉटम की वो आपको दिखती नहीं है, आपको जो है उसकी अपरेंट डेप्थ ही दिखती है। ऐसा लगता है कि बॉटम शिफ्ट होकर के कुछ ऊपर चला है। ठीक इसी तरह से हम यहाँ पे एक फिगर बनाए हुए हैं, इसमें हमने सपोज किया है कि यहाँ पे हमने कोई कॉइन रखा हुआ है या कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कॉइन ही ले लीजिए, कॉइन रखा हुआ है, ये वाटर हम एज्यूम कर ले रहे हैं और हम यहां से देख रहे हैं इसको। तो इस ऑब्जेक्ट का पहले इमेज फॉर्मेशन देखने के लिए कम से कम यहां से दो रेज जो है हमको लेनी होगी। एक रे तो हमने नॉर्मल लिया हुआ है, एज सच ये जा रही है, और दूसरी रे यहां पे हमने इंसिडेंट किया हुआ है, ये नॉर्मल है, मींस दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। आफ्टर रिफ्रैक्शन यू आर सीइंग दैट दिस रे इज गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इसलिए ये नॉर्मल से दूर की तरफ रिफ्रैक्टेड रे जा रही है। देखो ये रिफ्रैक्टेड रे है, ऐसे जानी चाहिए थी, इसको जो है नॉर्मल से दूर होगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और जब ये एंगल आई है तो ये भी एंगल आई हो जाएगा। अब आप ये देखोगे कि जो रिफ्रैक्टेड रे है ये दोनों रेस कहीं भी मिलेंगी नहीं, डाइवर्जिंग नेचर है, यानी जब हम देखेंगे ये दोनों रेज जो है हमको मिलेंगी तो हमको ऐसा लगेगा कि ये रेज कहां से आ रही है, यहां से आ रही है, इसको बैक कर रहे हैं ऐसे स्ट्रेट आई से, यानी आई इज द अपरेंट इमेज, आई इज द इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट को, यानी ये इमेज है और इसी की जो है जो अपरेंट डेप्थ होगी अपरेंट इमेज की वो हमने डीए लिखी हुई है, रियल डेप्थ जो है ऑब्जेक्ट का डी आर। अब ये एंगल आर है तो ये भी एंगल कितना होगा, आर ही होगा। हम स्नेल्स लॉ यूज कर रहे हैं, लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इसको मीडियम नंबर 2 एज्यूम कर ले रहे हैं और इसको मीडियम 1 एज्यूम कर रहे हैं। लाइट इज गोइंग फ्रॉम सेकेंड मीडियम टू फर्स्ट मीडियम, 2n1 is equal to sin I upon sin R, तो 1n2 is equal to कितना हो जाएगा, 1n2 is equal to sin R upon sin I, sin R upon sin I, रिवर्स हो जाएगा। कल हमने पढ़ाया था प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, 1n2 is equal to 1/2n1, तो 1n2 की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब sin R की वैल्यू आप देखें तो इसमें sin R is equal to perpendicular upon hypotenuse, and perpendicular is what, AC upon hypotenuse is IA, and what about sin I, again perpendicular AC upon OA, so AC will be cancelled with AC and you are left with OA upon IA. दिस इज द वैल्यू ऑफ 1n2 और OA क्या है, आप देखें कि यदि आई अपर्चर हम देखें तो फिगर में तो हमने काफी बड़ा बनाया हुआ है, लेकिन आई अपर्चर काफी छोटा होता है, यानी पॉइंट ए विल बी वेरी क्लोज टू पॉइंट सी, ये काफी करीब होगा, और जब ए बहुत क्लोज होगा तो ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, मीन्स OA इज नियरली इक्वल टू OC and IA is nearly equal to IC, और ये क्या हो रहा है, OC is what, real depth, so real depth upon apparent depth। आप क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि 1n2 को हम यहाँ लिख ले रहे हैं, n is equal to real depth upon apparent depth, और यहां से आप देख रहे हो कि apparent depth is decreased by factor n, मीन्स DA इज इक्वल टू DR अपॉन n, n की वैल्यू जितनी ही ज्यादा होगी अपरेंट डेप्थ उतना ही छोटा होगा, यानी वो ऑब्जेक्ट उतना ही ऊपर नजर आएगा। इसमें शिफ्ट कितना हुआ, शिफ्ट
इसको नॉर्मल शिफ्ट कहेंगे हम लोग। दिस इज द शिफ्ट ओ आई। ओ आई इज व्हाट? ओ आई इज एक्चुअली ओ सी माइनस आई सी। ओ सी माइनस आई सी एंड ओ सी इज व्हाट? रियल डेप्थ। आई सी इज अपरेंट डेप्थ, और अपरेंट डेप्थ की वैल्यू हमने कितनी लिखी हुई है? डी आर अपॉन एन। सो दिस विल बी डी आर माइनस डी आर अपॉन एन। So finally this will be dr in bracket 1 minus 1 upon, this is the value of shift. ये shift is equal to dr in bracket 1 minus 1 by n। अब ये कई सारे जो है मीडियम के लिए भी हम ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कई सारे मीडियम हैं, तो उस केस में अपरेंट डेप्थ क्या होगा? कई सारे अगर मीडियम आपके पास हैं तो अपरेंट डेप्थ की वैल्यू कितनी होगी? अपरेंट डेप्थ सबका ऐड कर लेंगे। अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू, मान लीजिए कि हमने पहले मीडियम की थिकनेस T1 एज्यूम कर ली, तो T1 अपान N1 हो जाएगा, दूसरे की T2 अपान N2, तीसरे की T3 अपान N3। इस तरह से सबका हम जो है इसको आप TA लिख लीजिए, अपरेंट थिकनेस। ऐसे ही शिफ्ट अगर निकालना हो तो शिफ्ट क्या हो जाएगा? सबका शिफ्ट ऐड कर दीजिए। तो सबका शिफ्ट ऐड कर दोगे तो T1 प्लस T2 प्लस T3, सबका शिफ्ट ऐड करो। T1 इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई N1 प्लस T2 इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन N2 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। इस तरह से हम सबका ये ऐड कर सकते हैं। लास्ट में T1 प्लस T2 प्लस T3, वो फाइनल जो है आपको थिकनेस मिल जाएगी माइनस T1 अपान N1 माइनस T2 अपान N2। इस तरह से रिलेशन आपको मिल जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय अ ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन of light by a glass slab। आप इसमें लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हो। हमने यहां पे ये लिया हुआ है ग्लास स्लैब, ये ग्लास स्लैब, इसकी थिकनेस हम एज्यूम कर ले रहे हैं T, इसकी थिकनेस T। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि कोई लाइट हम ऐसे इंसिडेंट कर रहे हैं एयर से, ये क्या है? ग्लास है। व्हाट विल हैपन? दिस इज द नॉर्मल। आफ्टर रिफ्रैक्शन द रिफ्लेक्टेड रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। दिस वन इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहां पे फिर से रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है, और आपको पता है कि दोनों फेसेस पैरेलल हैं, दोनों फेसेस पैरेलल हैं और दोनों के मीडियम भी सेम है। इसका मतलब इमर्जेंट रे विल बी पैरेलल टू इंसिडेंट। ये इमर्जेंट है, हम एज्यूम कर ले रहे हैं ए बी सी डी स्क्वायर। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस वन इज द इमर्जेंट रे। अब अगर ग्लास स्लैब नहीं होता, इस पॉइंट को हम एम एज्यूम कर ले रहे हैं, ग्लास स्लैब नहीं होता तो लाइट का पाथ क्या होता? ग्लास स्लैब नहीं होता तो लाइट का पाथ कुछ ऐसे होता है, और ग्लास स्लैब होने की वजह से लाइट ऐसे जा रही है। इसका मतलब इसमें लैटरल डायरेक्शन में एक शिफ्ट है, इसको हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इस पॉइंट को हम एन एज्यूम कर लेंगे, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अब ये एंगल कितना होगा? दिस विल बी आई माइनस आर। क्यों? ये टोटल एंगल आई होगा। यहां से देखें आप, ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट डायरेक्शन है, टोटल एंगल आई होगा, और इसमें से आर हमने माइनस कर दिया, मीन्स हमें आई माइनस आर। हमको यही डिस्टेंस चाहिए। दिस इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल शिफ्ट या डिस्प्लेसमेंट, लैटरल शिफ्ट लिख लीजिए, लैटरल शिफ्ट। इसको हम एज्यूम कर ले रहे हैं डी से।
तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप देखें, इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल BNC, व्हाट यू कैन राइट? इन ट्रायंगल BNC you are seeing that sin I minus R, sin I minus R is equal to perpendicular D upon hypotenuse is BC. D हमें फाइंड करना है, BC की वैल्यू क्या होगी? अब इस ट्रायंगल में आ जाइए, इन ट्रायंगल BMC, ट्रायंगल BMC राइट एंगल ट्रायंगल है ये भी, हमको चाहिए BC, हमको पता क्या है BM, BM इज इक्वल टू, ये BM हमको पता है, ये थिकनेस है, तो cos R ले रहे हैं, cos R इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस इज BM एंड BM इज इक्वल टू T, T अपॉन हाइपोटेनियस इज BC. So what about BC? BC is equal to T upon cos R, T upon cos R. BC की वैल्यू हो गई T upon cos R. अब यही चीज इसमें प्लेस कर दीजिए, किसमें? इस रिलेशन में sin I minus R is equal to D upon BC, BC is equal to T upon cos R. ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट D is equal to T sin I minus R upon cos R. लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो गई D is equal to T sin I minus R upon cos R. आप देखें कि अगर I 0 को टेंड कर रहा हो, यानी सीधे लाइट इंसिडेंट की जाए, तो R की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0, यानी cos R इज इक्वल टू, cos R इज इक्वल टू, ये हो जाएगा cos 0 इज इक्वल टू 1. जब ये 1 हो जाएगा, ये sin I, sin 0, ये 0, यानी मिनिमम जो है जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा वो नॉर्मल इंसिडेंस में, यानी 0 हो जाएगा, ये नियरली जो है 0 हो जाएगा. और इसी तरह से I की वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एक चीज और है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तो सीधे सीधे दिख रही है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब. जो ग्लास स्लैब की थिकनेस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना ही थिक ग्लास स्लैब होगा उतना ही ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा. नाउ कम टू क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. हम सभी जानते हैं कि जब कोई लाइट डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जाती है, हम ये मान ले रहे हैं दिस इज डेंसर मीडियम, ये पूरा का पूरा ये डेंसर मीडियम, ये डेंसर मीडियम, और इसको रेयर रेजिंग कर ले रहे हैं, ये डेंसर. आप लाइट यहां इंसिडेंट करते हो, देन व्हाट विल हैपन? आफ्टर रिफ्रैक्शन द रिफ्रैक्टेड रे गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी R की वैल्यू मोर देन I है. अगर इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बढ़ाते जाएं, वी आर डिस्कसिंग क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. इसको हम बढ़ाते जाएं और बढ़ाते बढ़ाते हम एक ऐसे एंगल पे पहुंच जाएं जिसमें ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ते 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 क्या हो जाए, इस सरफेस को ग्रेज करना शुरू कर दे, यानी इस सरफेस के पैरेलल हो जाए, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, तो इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल कहते हैं. इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं. मींस the angle of incidence in the denser medium for which the angle of refraction in the rarer medium becomes 90 degree, that angle is called critical angle. ये critical angle, critical angle for the pair of these two media. और अगर इस केस में हम स्नेल्स लॉ यूज करें तो स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा?
The light is going from denser to rarer, therefore dnr is equal to sin I sin c upon sin r. This is sin 90. Sin 90 is equal to 1. r n d की वैल्यू क्या हो जाएगी? r n d is equal to 1 upon sin c. यानी ओवरऑल कह सकते हो n is equal to 1 upon sin c. यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ही बड़ा होगा क्रिटिकल एंगल की वैल्यू उतनी ही छोटी होगी। जैसे डायमंड जो मटेरियल है उसके ब्रिलियंस का काज क्या है? ब्रिलियंस का काज उसका ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअली उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है अराउंड 2.4 to 2.5 के ऑर्डर में होता है, तो उसका क्रिटिकल एंगल काफी छोटा होता है। जब क्रिटिकल एंगल छोटा होता है तो इजीली उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। इसको हम लोग जो है देखेंगे यहां पे। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन क्रिटिकल एंगल हो जाए, इससे ऊपर करो आप, इससे ऊपर कर दो, यही समझ लीजिए। अगर इसके ऊपर हम बढ़ गए यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तो रिफ्रैक्टेड रे रिटर्न्स बैक इनटू द सेम मीडियम। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए शर्त क्या है? पहला, द रे शुड गो फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम। लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में जानी चाहिए? डेंसर टू रेरर मीडियम। और सेकंड कंडीशन क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी मोर देन क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से बड़ी होती है। आपने तमाम सारे एग्जांपल्स पढ़े होंगे, जैसे मिरेज है, रेगिस्तान में आपको जैसे लगता है कि जो सामने प्लांट है उसका इन्वर्टेड इमेज दिखाई देता है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ही चलते होता है। लूमिंग है, ये सब जो है जो हैपनिंग्स होती है। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड है। ऑप्टिकल फाइबर में भी जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज होता है। ऊपर जो है जो वो पाइप होती है उसके ऊपर जो है क्लैडिंग, एक कोर के ऊपर लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोटिंग कर दिया जाता है और इसकी वजह से मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस उसमें होते हैं। ये क्लैडिंग है और ये जो सेंट्रल पार्ट है वो कोर है। आप देखेंगे कि इसमें ये मोर देन क्रिटिकल एंगल है, आई मोर देन क्रिटिकल एंगल है। इस तरह से मल्टीपल रिफ्लेक्शन के थ्रू ये सिग्नल लॉन्ग डिस्टेंस तक विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी प्रोपगेट किया जा सकता है। तो ये सारे जो है एप्लीकेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।